नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कृणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बातचीत होगी ट्रंप के फॉर्मूले की और क्या यह कामयाब होगा। अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह चेतावनी दी कि अगर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में जंग खत्म नहीं करेंगे तो वह रूस पर टैरिफ समेत कई कड़े प्रतिबंध लगा देंगे। वहीं पदभार संभालते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में शांति बहाल करने के लिए अपने तरीके से पहल की। अपने चिर परिचित अंदाज में ट्रंप ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक से तेल की कीमतों में कटौती करने को कहा है। ट्रंप ने तर्क दिया कि इससे रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा। इससे पहले उन्होंने स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए ओपेक संगठन देशों पर गंभीर आरोप लगाए। ट्रंप ने दावा किया कि तेल निर्यातक के देशों के संगठन यूक्रेन में लगभग 3 साल से संघर्ष के लिए जिम्मेदार है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास धरती पर किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा मात्रा में तेल और गैस है और हम इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उन्होंने पुतिन को यूक्रेन में हास्यास्पद युद्ध खत्म करने या हाई टैरिफ और कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। जानकारों का कहना है कि हमास के साथ सफलता ने शायद ट्रंप को यह एहसास दिला दिया है कि वह सर्वशक्तिमान है, लेकिन रूस गजा पट्टी नहीं है। शांति दूत का दर्जा पाने की आकांक्षा रखने वाले नेता के लिए यहां बातचीत की शुरुआत अल्टीमेटम से करना कोई ठीक कदम नहीं है। रूस कभी भी ब्लैकमेल या धमकियों के जरिए निर्देशित सौदों पर सहमत नहीं होगा। वैसे सबसे अहम तो यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति, रूसी क्षेत्र पर लंबी दूरी वाले हथियारों से हमले और ईरान और उत्तर कोरिया के पास अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति थी। ट्रंप ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति करने के बारे में कुछ नहीं कहा है। वहीं पुतिन दबाव में रहकर काम नहीं करते हैं, जिसका मतलब है कि ट्रंप के पोस्ट ने रूस अमेरिका के बीच किसी भी समझौते की संभावना पर विराम लगा दिया है। देखना होगा कि ट्रंप की धमकी, चेतावनी और दबिश वाला फॉर्मूला कितना कामयाब हो पाता है। तो रशिया और अमेरिका के बीच समझौते की संभावना और खासकर पुतिन को लेकर के, यूक्रेन में चल रहे वॉर को लेकर के, क्या इस तरह की कोई स्थिति बनकर आ सकती है? क्या रशिया और अमेरिका में इस तरह से समझौता हो सकता है यूक्रेन के बहाने? क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें आगे रखी है, ओपेक पर तेल की कीमतों में कटौती का दबाव या प्रस्ताव, जो भी आप समझिए उन्होंने रखा है, क्या इससे कोई फायदा होगा? क्या पुतिन दबाव में काम करने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि पुतिन दबाव में काम करने के लिए नहीं जाने जाते। ऐसे में यूक्रेन पर ट्रंप का फॉर्मूला क्या कामयाब होगा? इसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है। अब ट्रंप की पुतिन को धमकी क्या काम करेगी? क्या रूस यूक्रेन वॉर रोकने के लिए ट्रंप का सुझाया गया या फॉर्मूला काम करेगा? यह तो भविष्य की बात है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में, मौजूदा दौर में ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन और रूस के युद्ध के पक्षधर नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए यही प्लान सुझाया है। उन्होंने ओपेक से तेल की कीमतों में कटौती करने को कहा है। उन्होंने एक तर्क दिया है कि इससे यूक्रेन में हो रही त्रासदी खुद ब खुद रुक जाएगी। मौजूदा जंग से दोनों पक्षों को नुकसान है, ऐसा उनका कहना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की तेल की कीमतों में कटौती करने को कहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह कम होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को उत्तरी कैरोलिना में संवाददाताओं से कहा कि हम चाहते हैं कि ओपेक तेल की कीमतों में कटौती करे, इससे यूक्रेन में हो रही त्रासदी रुक जाएगी। ये दोनों पक्षों यानी रूस और यूक्रेन के लिए गंभीर त्रासदी है। अभी यहाँ केवल गोलियां चल रही है और लोगों को मार दिया जा रहा है। 10 लाख से अधिक लोग मारे गए हैं और वे एक हफ्ते में हजारों लोगों को खो रहे हैं। उन्होंने युद्ध की ओर इशारा करते हुए कहा और दावा किया कि अब तक युद्ध में बड़ी संख्या में रूसी और यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। यह पागलपन है, यह एक पागलपन भरा युद्ध है। वो अपने संदर्भ में भी कहते हैं कि अगर मैं तत्कालीन राष्ट्रपति होता तो ऐसा कभी नहीं होता। यह पागलपन है कि ऐसा हुआ,
लेकिन हम इसे रोकना चाहते हैं। और इसी को लेकर ट्रंप ने यह तर्क दिया। इसे तुरंत रोकने का एक तरीका है कि ओपेक इतना पैसा कमाना उसे बंद कर देना चाहिए और तेल की कीमतों में कटौती करनी चाहिए। अगर तेल की कीमतें ज्यादा रहेंगी तो ये युद्ध इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए ओपेक को आगे आना चाहिए और उन्हें तेल की कीमतें कम करनी चाहिए। इसके बाद ये वॉर खुद ब खुद रुक जाएगा। और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर कर्नल दिनेश शर्मा साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। श्रीवास्तव साहब, शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। ये जो फॉर्मूला ट्रंप साहब ने सुझाया है, खासकर ओपेक नेशन के तरफ उनका इशारा था कि आप तेल की कीमतों में कटौती करें। सबसे पहले तो सर ये जानना चाहते हैं कि तेल की कीमतों में कटौती होने से इस युद्ध पर कैसे और क्या असर पड़ सकता है, मतलब इसके क्या मायने हैं, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, और ऐसा करने से यदि इतना आसान है कि ये युद्ध रुक जाता तो क्या एटीट्यूड, यानी अगर पुतिन साहब दबाव में काम नहीं करते हैं, वो इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार नहीं है, मतलब तेल का क्या फैक्टर है श्रीवास्तव साहब? देखिए, ये जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक के बारे में जो बात कही है, ये उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है और इसके बारे में जो और भी क्या डिटेल्स हैं वो राष्ट्रपति ट्रंप ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो इस बात के अनुमान अवश्य लगाए जा रहे हैं कि उनका मंतव्य ये हो सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक यदि तेल के जो दामों में कटौती करेगा तो उससे जो रशियन ऑयल प्राइसेस हैं उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और रशिया जो एक रेवेन्यू जो जनरेट कर रहा है अपने ऑयल के एक्सपोर्ट्स के माध्यम से, वो भी प्रभावित होगा। और ऐसे में जो रशिया को इस युद्ध को सस्टेन करने में दिक्कतें आएंगी और जिसकी की वजह से ये युद्ध समाप्त हो सकता है। तो ये एक मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में बहुत ज्यादा इससे उम्मीद करना संभव नहीं है, क्योंकि रशिया के पास अपार जो है ऑयल के सोर्सेस मौजूद हैं और रशिया तो पहले से ही डिस्काउंटेड रेट पर अपने ऑयल दे रहा है। भारत ने भी जो रशिया से ऑयल का जो इम्पोर्ट किया है वो डिस्काउंटेड रेट पे किया है। चाइना को भी रशिया डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल दे रहा है। तो ऐसे में अगर ओपेक कंट्रीज अगर दाम कम करती हैं और फिर इंटरनेशनल मार्केट्स के जो प्राइसेस कम होते हैं तो रशिया अपने ऑयल प्राइसेस को और लोअर कर सकता है। और रशिया के पास ऑयल के रिसोर्सेस अभी अपार मौजूद है और ऐसे में रशिया एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग को करते हुए अपने ऑयल प्राइसेस को और नीचे करते हुए अपने एक्सपोर्ट्स को जारी रखेगा। और ऐसे में जो रशिया को रेवेन्यू जनरेशन उसका जहां कहीं से भी हो रहा है, चाइना से, भारत से, अन्य राष्ट्रों से, ईरान से, वो होता रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इनका ये जो फार्मूला है ओपेक का वो इतना कारगर साबित हो सकता है। और इसका तरीका इस युद्ध के समाप्त करने का ये नहीं है कि आप कुछ ऐसे रिटेलिएटरी एक्शंस लें, जैसे कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो रशिया के ऊपर और भी अधिक सैंक्शंस लगाएंगे यदि रशिया इस डील के लिए तैयार नहीं होता, या उन्होंने ये भी कहा कि वो टैरिफ्स इम्पोज करेंगे रशिया के ऊपर अगर रशिया डील के लिए तैयार नहीं होता। तो और साथ ही साथ वो राष्ट्रपति पुतिन से मिलने की भी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं और वो इस बात के लिए अर्ज भी कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं सकारात्मक तरीके से कि आपको युद्ध समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इससे हजारों लाखों लोगों का जीवन तबाह और बर्बाद हुआ है। तो ये जो पूरी स्थितियां हैं रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में राष्ट्रपति ट्रंप का जो भी अप्रोच है वो बहुत से सेवरल ऑप्शंस की तलाश में है। और ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे किसी फार्मूले की तलाश में है कि जिसके माध्यम से इस समस्या को हिट किया जा सके और इसको रिजॉल्व किया जा सके, इसके कारणों को एड्रेस किया जा सके। लेकिन इतना कहने के बाद मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी प्रयास कर रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका अब प्रयास कर रहा है। पहले अमेरिका प्रयास नहीं कर रहा था। पहले अमेरिका और अमेरिका हो, नेटो हो, चाहे वो रशिया हो, वो युद्ध लड़ रहे थे, युद्ध की शांति के प्रयास नहीं कर रहे। और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये परिवर्तन आया है कि अमेरिका अब बातचीत के लिए तैयार है, रशिया भी बातचीत के लिए तैयार है। यहाँ रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो ये कह दिया कि यदि
राष्ट्रपति ट्रंप सत्ता में रहे होते तो रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू ही नहीं हुआ होता। तो इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं वो एक सकारात्मक संकेत है कि आने वाले समय में रशिया यूक्रेन युद्ध के समाप्ति के संदर्भ में जो बातचीत की प्रक्रिया है कम से कम वो शुरू होगी। बिल्कुल। क्या ये किसी शांति डील में बदलेगी? हाँ। क्या ये कोई पीस डील में बदलेगी? इसके बारे में अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो नेगोशिएशंस हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होंगे। लेकिन कुणाल जी, मैं एक बार फिर से इस बात को रीएम्फसाइज करूंगा कि चूंकि रशिया यूक्रेन का युद्ध परोक्ष रूप से इनडायरेक्ट तरीके से महाशक्तियों के द्वारा लड़ा जा रहा था और यूक्रेन का इस्तेमाल एक बैटल ग्राउंड के तौर पर किया जा रहा था। पहले महाशक्तियां बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी, अब महाशक्तियां बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इसी वजह से अब ये युद्ध समाप्ति की तरफ बढ़ेगा और इस युद्ध में जो बातचीत की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और इससे एक सीज फायर की डील हो सकती है। लेकिन क्या ये किसी पीस डील में बदलेगी? और ये जो नेगोशिएशंस है वो जटिल होंगे, टफ होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि ये युद्ध किस तरीके से एक शांति के डील में बदलता है। लेकिन सीज फायर की संभावना प्रबल है, बातचीत की संभावना प्रबल है। ठीक है, बिल्कुल। अब कर्नल साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? अब देखिए, जिस ओर इशारा कर रहे हैं श्रीवास्तव साहब की, अब शांति की ओर और युद्ध कम से कम एक विराम की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर है। एटलीस्ट पीपल आर रेडी टू टॉक। अगर ये चीजें इतनी आसानी से सुलझाई जा सकती थी तो फर्स्ट प्लेस पर इतने सारे सैनिकों की, यूक्रेन और रूस की बात करें, शहादत क्या मायने रखती है? क्या फिर एक लैक ऑफ एक विचारधारा या फिर एक अप्रोच के चलते इतने लोगों को जान गंवाने के लिए यूं ही छोड़ दिया गया? खैर, वह भी एक विषय है, लेकिन आपका क्या टेक है? ये जो ओपेक वाली बात की है, ट्रंप साहब ने फॉर्मूला निकाला है, भाई तेल की कीमतें गिरा दो, युद्ध रुक जाएगा, इस पर आपका क्या स्टांस है सर? कुणाल जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि डिप्लोमेसी के अंदर जब किसी बातचीत के बारे में कोई बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां किसी प्रकार की संधि करने की मंशा होती है, तो उस समय आप इस प्रकार के हार्श शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये बड़े अनकन्वेंशनल तरीके के से जो है इस वाले केस को डील कर रहे हैं। अभी बातचीत शुरू नहीं हुई है, उन्होंने पहले ही धमकाना शुरू कर दिया कि हम, अगर आप युद्ध नहीं रोकते हैं रशिया को, तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे और हम आपके ऊपर सैंक्शन और लगाएंगे। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि रशिया भी एक महाशक्ति है और अगर इस प्रकार की जो बातें या जो कुछ आपने थ्रेटनिंग वाली बातचीत करनी है, तो वो आप जो है बिहाइंड द डोर जो है, क्लोज डोर के अंदर इस प्रकार की बातचीत कर सकते हैं जी। तीनों पक्ष तभी टेबल के ऊपर आएंगे, ये मेरा मानना है कि अगर जो वातावरण है, जब कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनता है, तो उसमें जो है बातचीत जो है ज्यादा सकारात्मक रूप से होगी। आपने अभी बातचीत शुरू नहीं की है, पहले थ्रेटनिंग देनी शुरू कर दी। दूसरा, आपने डावोस के अंदर जो है ये ऐलान कर दिया कि हम ओपेक और सऊदी अरेबिया से बातचीत करेंगे ताकि वो तेल की कीमतें कम करें, जिससे कि रूस के ऊपर आर्थिक असर पड़े और वो युद्ध रोकने के लिए तैयार हो जाए। तो मेरा मानना ये है कि ये इस प्रकार से आप धमका के प्रेसिडेंट पुतिन को जो है आप नहीं बो डाउन कर सकते हैं। उसके लिए आपको डायलॉग डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, उनके चैलेंजेस को देखना पड़ेगा, उनके इंटरेस्ट को भी सुनना पड़ेगा और उसके साथ साथ जो है यूक्रेन के जो चैलेंजेस हैं। लेकिन मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूं, ये रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध नहीं हो रहा, ये यूक्रेन, अमेरिका, नाटो और बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी इस युद्ध के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। बिल्कुल। तो आज की तारीख के अंदर किसी प्रकार की अगर जो नेगोशिएशन होती है, तो उसमें यूरोपियन यूनियन और नाटो के कंट्रीज के साथ साथ यूक्रेन का भी पक्ष जो है इन्हें सामने रखना पड़ेगा। रशिया की, जहां तक मेरा मानना है, जब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो है कि रशिया जो है बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन रशिया की सिर्फ 2 शर्तें हैं। उनकी पहली शर्त यह है कि यूक्रेन जो है वह नाटो में सम्मिलित नहीं होगा। दूसरा जो है, जो उन्होंने 20% इलाका जो कैप्चर किया है, यानी ऐसे कह लीजिए कि 40% जो नेचुरल रिसोर्सेज यूक्रेन की उन्होंने कैप्चर की हुई हैं, वो उनको वापस नहीं देंगे। अगर ये बातें रूस की मान ली जाती हैं, पूरी बातें या पार्शियल बातें जो हैं
मान ली जाती हैं तो सीज फायर हो सकता है। मेरा ये मानना सीज फायर हो सकता है और सब्सिक्वेंटली जो है डिप्लोमेट डायलॉग से जो है बाकी ये रिटर्न ऑफ टेरिटरी और बाकी जो अन्य इश्यू है उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले जो है एटमॉस्फेयर को आपको कंड्यूसिव बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो मोटिव है वो बड़ा ठीक है, लेकिन जो मीन्स अपनाए जा रहे हैं उस मोटिव को अल्टीमेटली अचीव करने के लिए उसमें मुझे शक लग रहा है कि इस प्रकार की हार्श लैंग्वेज या उनकी अथॉरिटी को अंडरमाइन करना ये मेरे हिसाब से जो है ठीक नहीं है। दूसरा जो है जो मेरे को गट फीलिंग है कि अगर ये प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व होती है यूक्रेन और रशिया की, तो हो सकता है अमेरिका बैकडोर डिप्लोमेसी से या बैकडोर चैनल से चाइना को राजी कर ले कि हम तुम्हारे ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, हमारा और आपका व्यापार वैसे ही चलता जाएगा। आप जो है रशिया को जो है जितना आप एक्सपोर्ट करते हैं वो बंद कर दीजिए। ये सब्सिक्वेंटली इसमें किया जा सकता है क्योंकि चाइना का इसके अंदर अपना इंटरेस्ट होगा कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। अगर ये टैरिफ लगाया जाता है तो उसकी इकोनॉमी की हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो ये फेज 2 के अंदर ये वाले ऑप्शन को भी अमेरिका जो है वो लागू कर सकता है, जहां इसके ऊपर भी चाइना के साथ बातचीत कर सकता है। ठीक कुणाल जी, ठीक है, नहीं ठीक है, आपने बिल्कुल 2 इम्पोर्टेंट और वाइटल पॉइंट्स उठाए हैं। श्रीवास्तव साहब, आपसे भी इसका रुख हम लेना चाहेंगे, इसके बारे में जानना चाहेंगे। एक तो इन्होंने बात की टैरिफ की, ठीक है, और दूसरी बात की कि तरीका रुख जो अख्तियार किया गया। तो यह मैं पूछना चाहता हूं सर कि क्या जो ट्रंप साहब की तरफ से किया गया है ये एक मैसेजिंग है या फिर एक हिडन वार्निंग है, या फिर बात की जाए, क्योंकि अगर टैरिफ की भी बात की जाए सर तो प्रैक्टिकली जब से यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ है तब से दोनों देश, रशिया और अमेरिका, ट्रेड ही कितना कर रहे हैं। सैंक्शंस तो पहले से लगे हुए हैं, तो अब कुछ एक्स्ट्रा क्या ही सैंक्शन ट्रंप साहब लगा देंगे, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ये सवाल है सर। देखिए, ये जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये जो सारी बातें रशिया के संदर्भ में कही जा रही हैं कि वो टैरिफ लगा देंगे, सैंक्शंस लगा देंगे, या ओपेक कंट्रीज से वो कह रहे हैं कि तेल के प्राइसेस आप कम कर दो, इत्यादि इत्यादि, ये जो सारी बातें हैं वो अमेरिका अपनी ताकत को, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच है वो जाहिर है कि वो पीस थ्रू स्ट्रेंथ की बातें करते हैं। यदि उनके आप फॉरेन पॉलिसी के जो कुछ जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशंस में जो होते उनको विचार हैं उनके पूरे एस्टेब्लिशमेंट के, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, उसमें वो पीस थ्रू स्ट्रेंथ की बातें करते हैं। और मार्को रूबियो ने भी इस बात को दोहराया। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कहीं से भी रशिया के सामने झुकने नहीं जा रहे हैं, कमजोर नहीं दिखाएंगे, और वो भी ये भी नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन कहीं से कमजोर दिखे, नेटो कहीं से कमजोर दिखे। और इस प्रक्रिया में वो रशिया को के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति के तहत वो अनेक तरीके के बयान दे रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन को, रशिया के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने अनेक तरीके के एक्शंस की बातें कही हैं। तो ये राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति के तहत अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ बात करने का जो उनका तरीका है उसी के तहत वो अपनी बातें कर रहे हैं। और मैं जो देख पा रहा हूँ कि रशिया के तरफ से जो बयान आ रहे हैं, रशिया ने इस तरीके के डोनाल्ड ट्रंप की बातों को एक सकारात्मक तरीके से ही लिया है। और प्रेसिडेंट पुतिन तो डोनाल्ड ट्रंप को एक स्मार्ट लीडर कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि यदि वो राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन रशिया का युद्ध शुरू ही नहीं हुआ होता। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक जो रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में एक बातचीत की जो संभावना है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। और चूंकि महाशक्तियां बातचीत करने के लिए तैयार हैं, इसी वजह से इस युद्ध में अब एक जो सीज फायर की संभावनाएं प्रबल हैं। और सीज फायर जब होगा और उसके बाद जाहिर है कि जो नेगोशिएशंस होंगे, और यूक्रेन की जहां तक बात है तो यूक्रेन को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो बातों को मानना होगा। यूक्रेन ये लगभग 3 वर्षों का ये युद्ध अगर उसने लड़ने में जो है एक सफलता पाई है, तो उसका सीधा कारण है कि यूक्रेन को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो ने पूरी अपनी मदद दी थी। और यूक्रेन यदि अमेरिका और नेटो की मदद नहीं होती तो 1 हफ्ते 10 दिन से ज्यादा नहीं लड़ पाता, रशिया के सामने यूक्रेन टिक नहीं सकता था। लेकिन चूंकि ये लड़ाई महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है,
और जैसा कि मैंने कहा कि महाशक्तियों के बीच में इनडायरेक्ट तरीके से लड़ा जा रहा युद्ध है। महाशक्तियां पहले बातचीत नहीं करना चाह रही थी, अब बातचीत करना चाहती हैं। जहां तक रशिया की बात है तो एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि रशिया सिर्फ इस वजह से बातचीत के लिए नहीं तैयार है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप को देख रहा है, बल्कि वो इसलिए भी तैयार है क्योंकि रशिया अब इस बात को समझ चुका है कि वो अकेले बल पर नेटो को चैलेंज नहीं कर सकता। रशिया को 3 वर्षों में बहुत ज्यादा उसको भी नुकसान उठाने पड़े हैं, चाहे वो रशिया के सैनिकों का बड़ी संख्या में उनकी शहादतें हो या उसके अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स में जो कमी है। रशिया के पास बड़े लार्ज बड़ी कैपेबिलिटी के वेपन्स वगैरह जरूर हो सकते हैं, लेकिन जो फुट सोल्जर्स की भी कमी रशिया को पड़ रही है। रशिया को अब नॉर्थ कोरिया से सैनिकों को लेना पड़ रहा है, हथियारों की कमी पड़ रही है, जो ऐसे हथियार जो कि डे टू डे यूज किए जा रहे हैं, जैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल रशिया जो कर रहा है, वो ईरान ने उसे उस तरीके के ड्रोन्स प्रोवाइड कराए थे। और KN-23 जैसी जो मिसाइल्स हैं वो नॉर्थ कोरिया ने रशिया को प्रोवाइड कराई। आर्म्स, एम्यूनिशन, आर्टिलरी इत्यादि का जो सपोर्ट है वो रशिया को यहाँ वहां से लेना पड़ रहा है। तो रशिया भी अब जानता है कि वो बहुत लंबे समय तक परमानेंटली इस युद्ध को नहीं लड़ सकता, और नेटो ने पूरे यूक्रेन के युद्ध में उसको अपने को चैलेंज के तौर पर लिया। और राष्ट्रपति बाइडेन के बारे में मैं अवश्य कहूंगा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने इस पूरे युद्ध को बड़े ही मैच्योर तरीके से लड़ा, क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन ही जानते थे कि यूक्रेन के ऊपर जो किया गया हमला है वास्तविक रूप से यूक्रेन के ऊपर नहीं बल्कि पूरे अमेरिका और नेटो की हेजेमोनी को चैलेंज करने के लिए किया गया जी। और इसी वजह से पूरे नाटो ने, पूरे अमेरिका ने इसको बहुत ही संगठित तरीके से लड़ाई लड़ी है। नेटो ने तो अपने सदस्यों की संख्या अब बढ़ा ली है, 32 हो गए हैं, स्वीडन और फिनलैंड भी उसमें शामिल हो गए हैं। और ये नेटो के लिए अस्तित्व का जो प्रश्न था, अमेरिका के लिए उसकी ग्लोबल हेजेमोनी पर किया गया चैलेंज था, और विशेष रूप से यूरोपियन थिएटर में जो अमेरिका की हेजेमोनी है, वेस्टर्न कंट्रीज की हेजेमोनी है, उसके ऊपर किया गया चैलेंज था। तो उसका तो जवाब देना ही था, और मेरा ख्याल है कि जो डोनाल्ड ट्रंप भी इस जवाब को देंगे। और इस संबंध में जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक स्पेशल इन्वाई की नियुक्ति की है यूक्रेन और रशिया के मामलों में, उन्होंने भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ की है, और ये कहा है कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो यूक्रेन को हम भी सैनिक और आर्थिक मदद देंगे, और हम कहीं से झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि युद्ध समाप्त होना चाहिए, और चूंकि रशिया भी अब इस युद्ध को लंबे समय तक नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि बहुत पैसा अमेरिका का पहले ही टैक्स पेयर्स मनी यूक्रेन को जा चुका है, और इसलिए अब युद्ध रुकना चाहिए। तो मेरा असेसमेंट के मुताबिक ये युद्ध रुकने की जो सीज फायर की एटलीस्ट जो संभावना है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। ओके कर्नल साहब, अब देखिए ये तो कहा ही जाता है, लोग बातचीत करते हैं कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, लेकिन यह जानते हुए भी युद्ध में इंडल्ज हो ही जाते हैं लोग। तो अब जिस ओर श्रीवास्तव साहब इशारा कर रहे हैं कि अब देखिए क्या ये विन विन सिचुएशन है दोनों तरफ, रशिया और यूक्रेन के लिए, या फिर एक ऐसा डाइसी सिचुएशन है जिसमें किसी एक, यानी नेटो अमेरिका की बात करें उसके पास अपर एज है, रशिया के पास विवशता है। आखिर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, यदि युद्ध विराम होता भी है या सीज फायर होता है या युद्ध रुक जाता है, तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या आपके समझ में हो सकते हैं? आज की तारीख में ये बहुत एक जटिल समस्या है, क्योंकि दोनों देशों का जो है, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे रशिया हो, उनका जो उनके सिटीजन्स जो हैं उनका नेशनलिज्म की फीलिंग को आप कैसे सप्रेस करेंगे अगर उनकी जो मांगे हैं, जो उनकी जो लेजिटिमेट रिक्वायरमेंट है उसको जो है अमेरिका और नाटो कंट्रीज जो हैं वो पूरा नहीं कर पाए हैं। तो इनके लीडर्स ने दे हैव टू सेटिस्फाई देयर कंस्टिट्यूएंसी आल्सो। लेकिन एट द सेम टाइम जो जैसा आपने कहा कि युद्ध जो है वो कोई आखिरी रास्ता होता है, लेकिन फिर भी युद्ध करते हैं। देखिए साहब, युद्ध के अंदर सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हर कंट्री जो है अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोप्रिय मानता है। रशिया ने युद्ध किया क्योंकि उसको अपना राष्ट्रीय हित की मेंटेन करके रखना था, क्योंकि यूक्रेन जो है वो नाटो का और यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना चाहता था। और पिछले कई सालों से, युद्ध से कई साल पहले से ही रशियन प्रेसिडेंट उनको एडवाइस कर रहे थे कि आप नाटो के मेंबर मत बनो, बिकॉज उनके ऊपर जो है नाटो फोर्सेज आ जाएं। ये तो है एक बैकग्राउंड, ये तो है एक बैकग्राउंड जी। लेकिन यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट साहिब हैं उन्होंने ये इस चीज को विजुअलाइज नहीं किया
कि इसकी रेपरकेशन क्या होगी, वो नहीं, सब उन्होंने ओवरऑल जो सिनेरियो को पढ़ा नहीं है और वो बेसिकली फंस गए अमेरिका और नाटो फोर्सेस के जाल में। हाँ। अमेरिका और नाटो फोर्सेस का दे हैड देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट टू इन्वॉल्व रशिया इन दिस वॉर, क्योंकि वो रशिया को कमजोर करना चाहते थे, जिसको रशिया ने भी समझ लिया था। देखिए साहब, आज की तारीख के अंदर अमेरिका, नाटो कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन, कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं है फर्दर फंडिंग यूक्रेन को देने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टाइम एंड अगेन वेरियस फोरम के ऊपर बता दिया है, नाटो को बता दिया है कि आप अपना जो है सुरक्षा के ऊपर इतना खर्चा कीजिए, हम आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, हम अपनी छतरी के नीचे आपको बरसात से बचा रहे थे, कम से कम छतरी की मेंटेनेंस तो हमें दीजिए। मतलब तो मैसेज कहा है हाँ। कि हम जो है नहीं करेंगे। तो ये एक प्रकार से कुणाल जी इंडिकेशन है यूक्रेन के लिए कि भाई एनफ इज एनफ, मिस्टर जेलेंस्की, एनफ इज एनफ, आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस फर्दर वॉर इन योर कंट्री, तो इट इज बेटर वो टेबल और इस युद्ध को समाप्त किया जाए। अब आगे आने वाले दिनों में कुणाल जी ये देखना होगा कि कौन कौन सी बातें हैं जिनके ऊपर सहमति बनती है और ये सीज फायर होता है फॉलोड बाय ए परमानेंट जो है युद्ध विराम। ओके, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने समझाने के लिए कि आखिर इसके क्या रिपरकशन इम्प्लीकेशन हो सकते हैं और ये जो पूरा फॉर्मूला सुझाया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, ये किस ओर जा सकता है। मुद्दा में मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।